आपका हमारे चैनल वाणी में स्वागत है। चलिए हम अपनी अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं भूगोल का। कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास, अध्याय 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी। मार्च से मई तक गर्म मौसम, गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, शरद। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है। वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी में वर्षा, मराठी में पाउस, उर्दू में बारिश, बंगाली में बारसा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ी से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से जब मानसून लौटता है तब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। शरद ऋतु में वहाँ पे अधिकतर वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द का अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। दाहिने, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा? आओ कुछ करके सीखें। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। आगे बढ़ते हैं।
किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। आप देखेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु हैं और स्थल अलग अलग है। राजस्थान में मरुस्थल है और श्रीनगर में ठंड पड़ती है। ऐसे विभिन्न प्रकार की भारत में क्षेत्र और जलवायु हैं। विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म होती हैं और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राय में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है। इसलिए वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और किसी वर्ष नहीं होती है। प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप का अर्थ यहाँ पे प्लांट होता है, जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। कैक्टस कहाँ होता है आपको पता है? कैक्टस रेगिस्तानी एरिया में होता है, क्योंकि इसे पानी न के बराबर चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल खास तौर पे साउथ में पाया जाता है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। यहाँ अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी का कटाव, जिसे पेड़ पौधे की जड़ें जो होती हैं बांध लेती हैं और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गईं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। दाहिने, लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। अब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने अब उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उसकी छाया में खेले थे। वन्य प्राणी, वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों का मतलब होता है जल और पृथ्वी दोनों पर रहने वाले जो जानवर होते हैं उसे उभयचर बोलते हैं और इंग्लिश में एम्फीबियन बोलते हैं। पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय,
चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, कर्लियो, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टर्न प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटे लिटिल स्टर्न, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। चलिए कुछ की पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? भारत में राष्ट्रीय उद्यान 103 है और वन्यजीव अभ्यारण्य 544 हैं। यहाँ पर आपने अध्ययन के दौरान सुना कि गुजरात में एशियाई शेर पाले जाते हैं। उसके लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे एशियाई शेर की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, पहले बहुत कम थी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसमें एक सींग वाला गैंडा और हाथी रहते हैं। प्रवासी पक्षी अभी आपने सुना पिनटेल बतख, कर्लियो, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टर्न प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश भारत आते हैं। प्रवासी का मतलब जो विदेश से दूसरे देशों से भारत आए उसे प्रवासी कहते हैं। उसमें जो लिटिल स्टर्न है उसका वजन 15 ग्राम का होता है लेकिन वो 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।